नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल नीश, फोटोकेमिकल स्मॉग, डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और सेंट्रल एशियन स्टिपी। ये सब क्या हैं, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछे गए थे। साथ ही साथ आप अपना एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, जो आपकी मदद करेगा किसी भी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टैकल करने में। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी कि आप ये देख पाएँ कोई क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, यानी ओरिजिन को ट्रेस कर पाएँ उस क्वेश्चन की। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप ये समझ पाएंगे किसी टॉपिक को कितना पढ़ना है, ताकि आप उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ। देन कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपकी मदद करेगी उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो यूपीएससी हर साल पीवाईक्यू से या पीवाईक्यू के ऑप्शन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में फ्रेम करती ही करती है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आपके ठीक होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लीड देंगे मार्क्स में। एंड फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे, और अगर आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। Which one of the following terms describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism? A. Ecotone, B. Ecological niche, C. Habitat, D. Home range। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज करें जितना भी टाइम आपको लगे, क्योंकि ये एक लर्निंग फेज़ है। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। इंग्लिश के मीनिंग में किसी टर्म को समझने में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्म नहीं है। आप उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी देखिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बेहद ज़रूरी है। देन ट्राई टू सोल्व इट, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। इन दिस केस करेक्ट आंसर इज बी, यानी इकोलॉजिकल नीश ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म फिजिकल स्पेस के साथ साथ फंक्शनल रोल भी प्ले करता है। इकोलॉजिकल नीश क्या है? ये किसी भी इकोसिस्टम में कोई स्पीसीज किस तरह से वहाँ पे रहती है, क्या अपने रोल्स प्ले करती है, उस सब चीज़ को एक ओवरऑल वे में इकोलॉजिकल नीश माना जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से अच्छा समझ। मान लीजिए एक स्क्वायरल है, उसका इकोलॉजिकल नीश क्या होगा? अगर हम बात करें ऐसे तो उसका इकोलॉजिकल नीश होगा कि वो किसी भी इकोसिस्टम में जहाँ भी वो रहती है वहाँ पे वो खाती क्या है, राइट? वहाँ पे वो रहती कैसे है, कहाँ रहती है, किस चीज़ में रहती है। देन वो दूसरी जो स्पीसीज हैं, क्रिएचर्स हैं, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करती है और उनसे कैसे इन्फ्लुएंस होती है। इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो उसको ओवरऑल इकोलॉजिकल नीश बोलेंगे। देन अनदर टर्म जो ऑप्शंस में दे रखी है वो है इकोटोन। इसका भी हमें पता होना चाहिए इकोटोन क्या है। इकोटोन दो इकोसिस्टम्स का ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन से मतलब ये है कि भाई मान लीजिए एक इकोसिस्टम यहाँ पे खत्म हो गए, दूसरा इकोसिस्टम शुरू हो रहा है जहाँ पे अलग वैरायटी की मतलब स्पीसीज हैं, अलग वैरायटी की वेजिटेशन है। इस टाइप से जो ट्रांजिशन जोन होगा, यानी जो ये एरिया होगा, इस एरिया में आप देखेंगे काफ़ी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग वैरायटी के प्लांट स्पीसीज देखने को मिलेंगी। जो प्लांट्स की अपीयरेंस है वो चेंज होती दिखने को। और कई केसेस में जो ये एरिया है यहाँ की अपनी यूनिक मतलब डाइवर्सिटी भी डेवलप हो जाती है। जो प्लांट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो ना तो इस साइड मिलेंगे और ना इस साइड मिलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ ट्रांजिशन, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम। देन एक और टर्म जो दे रखी है वो है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है? ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कौन से रिसोर्सेज? वो रिसोर्सेज जो किसी भी स्पीसीज को, वहाँ रहने वाली स्पीसीज को
सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, वहाँ पे अच्छे से एक नेचुरल वे में रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे मिट्टी वगैरह है, टेम्परेचर की कंडीशन है, फूड है, मॉइस्चर है। कई स्पीसीज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन में ही सरवाइव कर पाती हैं। तो उस टाइप की सिचुएशन जहाँ पे जिस एरिया में होगी, वो एरिया उस स्पीसीज के लिए हैबिटेट बोला। फॉर एग्जांपल, सी में आपने देखा होगा नीचे या कई जगह ऊपर भी कोरल रीफ आपको देखने को मिलेंगी। अंडमान निकोबार में भी है, ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी कोरल रीफ हैं। तो वो ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारी मेरीन स्पीसीज इजीली सरवाइव करती हैं, वो उनके लिए घर टाइप का है। तो दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट फॉर दोज मेरीन स्पीसीज। देन एक और टर्म जो यूज़ हो रखी है वो है होम रेंज। होम रेंज का मतलब क्या है? वो एरिया या फिर टेरिटरी जिसमें कोई भी एनिमल रहता है, वहाँ पे घूमता फिरता है, अपने खाने पीने की रिसोर्सेज वहीं से लेता है। जैसे खाना है, शेल्टर, पानी वगैरह है, ये सब चीज़ें वो उसी एरिया से लेता है। तो उस एरिया को या उस टेरिटरी को उस एनिमल की होम रेंज बोला जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल स्मोग इज ए रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग। यानी जो फोटोकेमिकल स्मोग है, प्रकाश रासायनिक धूम जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो किस रिएक्शन का रिजल्ट है? ए NO2O3 एंड peroxystyl nitrate in the presence of sunlight. B A NO2O3 and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. CO2 and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. CO2 NO2 at low level temperature. High concentration of NO2 O3 and CO in the evening. फोटोकेमिकल स्मोक किस रिएक्शन का रिजल्ट है? इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। राइट आंसर इन दिस केस इज ए। फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? ये एक एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन का टाइप है। किस वजह से ये होता है? कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, उस वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं? ये पोल्यूटेंट्स व्हीकल वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह या फिर और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। एक जो टर्म है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन बेस्ड केमिकल होते हैं, जैसे व्हीकल वगैरह से रिलीज होने वाले, पेंट वगैरह, सोलवेंट वगैरह से रिलीज होने वाले, वो सब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। जब ये पोल्यूटेंट्स सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कुछ चीज़ें मतलब प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी चीज़ें? ग्राउंड लेवल ओजोन O3, परऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट PAN, देन एल्डिहाइड्स। ये सब ये प्रोड्यूस मतलब इनका प्रोडक्शन हो जाता है उस सिचुएशन में जब ये पोल्यूटेंट्स सनलाइट में मौजूद होते हैं, उसमें रिएक्ट करते हैं। इस सारी प्रोसेस से ओवरऑल फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस होता है। आपने ऐसी लेयर कई जगह सिटीज़ में देखी होगी ज़रूर ज़रूर कि एक धुंधली धुंधली सी लेयर क्रिएट हो जाती है आसमान। एंड दिस इज़ द डायग्राम रिलेटेड टू इट, फोटोकेमिकल स्मोक। इस तरह से रिएक्शन ये एक ओवरऑल दिखा रखी है सिटीज़ से, इंडस्ट्री से कैसे मतलब ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ये रिलीज हो रहे हैं। देन दे रिएक्ट विद द सनलाइट एंड दे प्रोड्यूस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। एंड ओवरऑल जो ये मिलके फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट करते हैं, जो ये आप देख सकते हैं रेड रेड डॉट्स हैं,
यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है। Next is with reference to the food chains in ecosystems, which of the following kinds of organism is or are known as decomposer organism or organism? Number 1 virus, number 2 fungi, number 3 bacteria. Select the correct answer using the codes given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. अगेन आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देन मूव टुवर्ड्स आंसर एंड एनालिसिस पार्ट। इन दिस केस करेक्ट आंसर इज बी, यानी फंगाई और बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी में आते हैं? डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उस कैटेगरी में आते हैं। ये क्या हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी भी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बिल्कुल तोड़ देते हैं। दीज आर हेट्रोट्रोपिक इन नेचर। हेट्रोट्रोपिक का मतलब ये है, ये अपने खान पान के लिए दूसरी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। ये अपना खाना या अपने न्यूट्रिशन, जो भी एनर्जी इनको चाहिए है जिंदा रहने के लिए, वो ये खुद नहीं बनाते, ये दूसरे पे डिपेंडेंट। एग्जाम्पल के तौर पे फंगाई है, बैक्टीरिया है। आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से ये फंगाई एक लकड़ी के टुकड़े पे एज ए डिकम्पोजर एक्ट कर रही है, उसको ब्रेक डाउन कर रही है, विल ब्रेक इट डाउन स्लोली। देन एक और टर्म जो यूज होती है, डेट्रिटोवोर्स। ये भी टर्म कई बार इंटरचेंजेबली यूज होती है डिकम्पोजर के कंटेक्स्ट में, लेकिन टेक्निकली ये टर्म डिकम्पोजर से अलग है। डेट्रिटोवोर्स वो होते हैं जो जिस भी डेड मैटर पे वो मतलब एक्ट करते हैं उसको इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इंटरनली, यानी वो उसको खा जाते हैं, अंदर अपने बॉडी में उसको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म वगैरह है, वुड लाइस है, सीकोकुम्बर्स है। लेकिन जो डिकम्पोजर्स हैं वो उसका जो न्यूट्रिएंट जो उनको अब्जॉर्व करना है या जिस भी चीज़ पे वो एक्ट करेंगे वो एक्सटर्नली करेंगे, उस पर एक्सटर्नल केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी। जैसे ये फंगाई है, ये इसको मतलब अंदर नहीं खाएगी, ये यहीं पे बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस से ही इसको अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यानी इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट हैं उनकी क्या खासियत है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। उनमें से हमें ये बताना है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस कैनोपी। नंबर 2, कोएग्जिस्टेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर 3, presence of numerous varieties of epiphytes. Select the correct answer using the codes given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. In this case, correct answer is D. 1, 2 and 3, यानी टॉल ट्रीज होते हैं जो एक कैनोपी क्रिएट करते हैं। देन बहुत सारी स्पीसीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ बेहद ज़्यादा देखने को मिलती है। देन प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस epiphytes, that is also another feature of equatorial forest। इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है क्या? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वो बायोडाइवर्स इकोसिस्टम है जो आमतौर पर इक्वेटर के पास एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा रहता है थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जांपल आप इस मैप में देख सकते हैं इक्वेटर के आसपास के जो एरिया हैं ग्रीन या इस कलर में जो शेडेड कलर है इसमें दिखा रखा है, ये सब इक्वेटर के पास के एरियाज़ हैं और ये सब एरियाज़ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को कंटेन करते हैं। दीज आर तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं या फिर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी। ये यूजुअली अराउंड 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया।
इनका क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होता है। डेंस और डाइवर्स वेजिटेशन यहाँ देखने को मिलता है। बायोडाइवर्स इकोसिस्टम देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग प्लांट्स की, एनिमल की स्पीसीज आपको देखने को मिल। वेराइटीज़ ऑफ एपीहाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। एपीहाइट्स वो प्लांट या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के सरफेस पे ग्रो करते हैं और वहीं से अपना मॉइस्चर, अपनी एनर्जी, अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह डेराइव करते हैं। दोज आर एपीहाइट्स। देन दिखने में ये ऐसे दिखते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो हैं, कैन सी डेंस फॉरेस्ट होते हैं। वैरायटी ऑफ वेजिटेशन आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स। 3 चीज़ों के बारे में बता रखा है। ये जो एरिया है उसका क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कैसी है, और वहाँ के लोग मतलब किस टाइप के यूज टू हुआ करते थे। देन ये ऐसे फीचर्स किस रीजन को डिफाइन करते हैं। अफ्रीकन सवाना, सेंट्रल एशियन स्टीपी, एंड देन नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी, साइबेरियन टुंड्रा। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, सेंट्रल एशियन। इन चारों के बारे में बात करते हैं। ये इनकी मेन लोकेशन जो नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी है, ये नॉर्थ अमेरिकन एरिया में आपको देखने को मिलेगी। देन सेंट्रल एशियन स्टीपी जो है यूरोप और एशिया का जो पार्ट है और कुछ सेंट्रल एशिया का पार्ट, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन अफ्रीकन सवाना सब सहारन अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे। साइबेरियन टुंड्रा, साइबेरिया जो कि रसिया में है, वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट इनका अलग अलग वेरी कर रहा है। देन प्रेसिपिटेशन भी अलग अलग है एंड वेजिटेशन भी। मोस्टली ये ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासेस में भी अलग अलग वैरायटी आपको इनमें देखने को मिलेंगे। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।